आपका स्मार्ट वे लर्निंग क्लासेस में आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दोनों में जो है साइंस का काफ़ी अच्छा वेटेज है और ख़ास करके देखें तो ग्रुप डी में जो है साइंस का काफ़ी अच्छा वेटेज है। तो आज का जो सेशन है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट सवाल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कुछ सवाल लिए गए हैं जो कि ग्रुप डी में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थोड़ी सा और बता दूं कि ये जो हमारा सीरीज़ है साइंस टॉप 20, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इससे आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और अपने जो अटेम्प्ट हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आप ये सीरीज़ अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल जो है वो है, खाने वाले सोडे को, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी NaNO3, ऑप्शन नंबर सी NaHCO3 और NaOH। इसके लिए आपको 2 सेकंड का मैं समय देता हूँ। आप एक बार आंसर देख लीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है NaHCO3। NaHCO3 को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। यही बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बात करें दूसरे सवाल की तरफ अगर चलते हैं, तो दूसरा जो सवाल है वो है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, इसके जो ऑप्शन है रेटिनॉल, एस्कर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल और थायमिन। तो एक बार आप आंसर कर लीजिए, 2 सेकंड का आपके पास समय है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी। ये जितने भी हैं विटामिन और उनके जो साइंटिफिक नेम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कोई ना कोई भी विटामिन क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला हुआ है, और आगे की सीरीज में ये सारे क्वेश्चन जो है विटामिन ए बी सी डी जो है सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सेशन एक बार देखते रहिए और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो 1-2 बार देख कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो एक बार बराबर होता है। एक बार बराबर होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, बार जो है वो दबाव की यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। और इसका जो ऑप्शन है वो है आपके पास 10⁻⁻5 पास्कल, 10⁻5 पास्कल, 10⁻7 पास्कल और नन ऑफ दीज। तो 2 सेकंड का आपके पास समय है, सोचिए और आंसर कीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो 10⁻5 पास्कल, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन है, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, सीधा काल्पनिक और काल्पनिक एवं उल्टा। इसका जो एक बार आप आंसर कर लीजिए, 2 सेकंड का आपके पास समय है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। चलिए बताते हैं। राइट आंसर जो है उत्तल दर्पण का वो काल्पनिक एवं ये जो होगा आपका काल्पनिक एवं उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी इसको ये नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा वास्तविक उल्टा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो वास्तविक अगर होगा प्रतिबिंब तो वो उल्टा होगा, और अगर काल्पनिक होगा तो वो सीधा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस तरीके के जो सवाल होते हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, या बहुत सारे और भी जो यंत्र हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो मैं इस तरीके की कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज में भी इस तरीके के 1-2 सवाल जो है मेंशन करता रहूँ, जिससे कि आपका तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो चलिए ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, चुम्बकीय प्रेरण और स्वप्रेरण। तो इसका जो राइट आंसर है आप एक बार कमेंट करिए ऑप्शन देख के। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो फ्यूज के तार का होना चाहिए।
फ्यूज के तार को कैसा होना चाहिए, उच्च गलनांक वाला होना चाहिए, निम्न गलनांक वाला होना चाहिए, उच्च तन्यता का होना चाहिए या उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। तो 2 सेकंड का आपके पास समय है, आप एक बार आंसर कर दीजिए, फिर मैं राइट आंसर बताता हूँ। चलिए बात करते हैं, फ्यूज के तार जो है वो निम्न गलनांक का होना चाहिए। सबसे पहले फ्यूज के अगर तार की बात करें तो ये पीबी और एसएन यानी लेड व टिन से मिलके बना होता है, ठीक है। फ्यूज के तार का निम्न गलनांक क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरलोड, हाई करंट और शॉर्ट सर्किट से हमारे घर में जो भी अप्लायंसेज हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, यहाँ तक कि आग लगने से भी ये हमें सेव करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो आप सबको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जनरल सवाल है। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और 90% लोगों को नहीं पता होता है कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल जो हैं, एटम के जो 3 पार्ट हैं, इनकी सबको पता रहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, लेकिन पॉजिट्रॉन का एक जो पार्टिकल है इसका नहीं पता होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार, चैडविक, एंडरसन और रदरफोर्ड। आप एक बार सोच लीजिए, कमेंट कर लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं, पॉजिट्रॉन का जो खोज था वो है एंडरसन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो उसका भार, जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो उसके भार में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है, या शून्य हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है परिवर्तनशील, क्योंकि क्योंकि जो भी कण जो है ऊपर से या नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। और वह भार के लिए जो है वो जी, भार का जो आपको फॉर्मूला होता है वो W=mg होता है। इसलिए द्रव्यमान के साथ, द्रव्यमान तो कांस्टेंट है लेकिन भार, गुरुत्वीय त्वरण जो है चेंज होता जा रहा है ऊंचाई के हिसाब से, इसलिए जो भार जो है वो परिवर्तनशील होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका जो ऑप्शन है देख लेते हैं, डार्विन और बैलेंस ने, मेंडल और मार्गन ने, स्लाइडन और स्वान ने और नन ऑफ दीज। एक बार देख लीजिए, 2 सेकंड का आपके पास समय है, फिर कमेंट कर लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। चलिए बात करते हैं राइट आंसर की। तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये 90% लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो स्लाइडन एवं स्वान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ हैं, इसमें से आप एक कहाँ को काट दीजिए। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं वो आपको जो ऑप्शन है वो है प्लीहा, यकृत, अग्नाशय और हृदय। एक बार कमेंट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, अग्नाशय, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये जो जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं, फलों के, सब्जियों के, साइंस के, मेडिसिन्स के, जितने भी हैं ये आप देख के जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ग्रुप डी की परीक्षा में खासकर तो एक न एक सवाल जरूर देखने को मिल जाता है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान ऑप्शन है आपका लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। एक बार देख लीजिए ऑप्शन, कमेंट कर लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। चलिए राइट आंसर की तरफ अगर बात करें तो भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वो है आपके लखनऊ में। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, लीची में खाया जाने वाला भाग क्या होता है। ऑप्शन है एरिल, एंडोकार्प, एपीकार्प और मीजोकार्प। एक बार आप देख लीजिए, फिर आप कमेंट कर लीजिए, 2 सेकंड का आपके पास समय है। चलिए बात करते हैं राइट आंसर की। राइट आंसर जो है वो होगा एरिल, यानी लीची में जो खाया जाने वाला भाग होता है वो होता है एरिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 14 है कि सवाल जो है वो है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए इस तरीके के 2-3 सवाल बन जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आतिशबाजी में यहाँ पे पूछा है आपको हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पीला रंग और लाल रंग भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे मैंने हरा रंग बताया है
और आगे की जो वीडियो जाएंगे उसमें पीला और हरा लाल भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रैंसियम। क्वेश्चन क्या था कि आतिशबाजी में हरा रंग, और ऑप्शन आपका है सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रैंसियम। चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है बेरियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना, आपको पता होगा सोना का जो संकेत होता है वो होता है AU। ठीक है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? इसका ऑप्शन है H2SO4, HNO3, अम्लराज और एसिटिक एसिड। एक बार आप राइट आंसर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, बात करते हैं सोना किस अम्ल में घुल जाता है इसका राइट आंसर की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अम्लराज। अम्लराज को हम अगर दूसरा एक इसके लिए एक और शब्द भी यूज होता है जो ऑप्शन में केवल वही आ जाता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया एक टर्म यूज होता है, इसे अम्लराज कहते हैं। अम्लराज में जो HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिल के ये बना होता है अम्लराज, इसमें जो है आपका सोना घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अब इसके पहले हमने पढ़ा था केंद्रीय औषधि अनुसंधान, उसका राइट आंसर लखनऊ था। और ये भी उसी तरीके एक सवाल है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है, पहले क्वेश्चन ऑप्शन की बात कर लेते हैं, पुणे, न्यू दिल्ली, लखनऊ और कलकत्ता। एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, पुणे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? काफ़ी आसान सवाल है, आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम और पेट्रोलियम। 2 सेकंड का आपके पास समय है, सोच लीजिए, कमेंट कर लीजिए राइट आंसर, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, परमाणु भट्टी में जो फ्यूल होता है वो हम यूज करते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम को हम न्यूक्लियर फ्यूल भी कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? जो आपने सुना होगा कि किसी ने जो है किसी ने अपना नेत्र दान कर दिया, या किसी ने नेत्र पाया किसी का। तो इसमें क्या होता है कि हम पूरा नेत्र नहीं दान किया जाता है, नेत्र का जो एक पार्ट होता है, जो एक भाग होता है वो दान किया जाता है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन जो है आइरिस है, रेटिना है, लेंस है और कार्निया है। एक बार आप देख लीजिए, कमेंट कर लीजिए राइट आंसर, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए बात करते हैं, जो राइट आंसर है नेत्रदान में वो होता है कार्निया। नेत्रदान में हम कार्निया जो नेत्र का भाग होता है उसको डोनेट किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए 19वां क्वेश्चन जो है वो है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है कोल्फ, बोस, ओपेरिन और न्यूटन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायलिसिस मशीन के बारे में। ये जो डायलिसिस मशीन है इसे हम कृत्रिम किडनी भी कहते हैं, या कृत्रिम गुर्दा कहते हैं। और ये डायलिसिस मशीन का प्रयोग तब होता है जब हमारा या तो किडनी खराब हो जाए या उसकी इफ़िशियंसी जो होती है काफ़ी कम हो जाती है, जिससे वो अपना काम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें डायलिसिस मशीन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देख लीजिए, कोल्फ, बोस, ओपेरिन और न्यूटन। एक बार आप कमेंट कर लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। चलिए, डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार है वो किया था ऑप्शन नंबर A, कोल्फ ने। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 पे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रही है। आप अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज़ चलने वाली है और आपको टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? 19वां सवाल भी किडनी से ही संबंधित था, वहाँ डायलिसिस मशीन के बारे में बात की गई थी, और यहाँ किडनी प्रत्यारोपण के बारे में बात किया जा रहा है। किडनी प्रत्यारोपण का जो सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है लुइस ने, जोसेफ मूरे, जोसेफ लिस्टर और बर्नार्ड ने। तो इसका जो राइट आंसर है आप एक बार कमेंट कर लीजिए, 2 सेकंड का आपके पास समय है। चलिए बात करते हैं किडनी प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोसेफ मूरे, ऑप्शन नंबर B। ठीक, और जो किडनी प्रत्यारोपण आपने जान लिया जोसेफ मूरे ने किया है, तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है
कि हृदय का भी प्रत्यारोपण किया जा चुका है। तो सबसे पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसी आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर है क्रिश्चियन बर्नार्ड का, ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा इसका क्या है, वो आपका है बर्नार्ड। हृदय का जो है सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? हार्ट, वो किया था बर्नार्ड ने। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू आज की क्लास के लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना स्कोर। और उम्मीद करता हूँ आप 15+ ज़रूर आए होंगे। और ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी तो इसे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, इस बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।